हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना भरपूर ख्याल रखा होगा और जितना ख्याल आपने अपना रखा है उतना ही ख्याल अपने पढ़ाई का रखा होगा। तो आइए बिना समय गंवाए केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर 3 में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं। हमने यहाँ पर टॉपिक एक दे रखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं और फिर एक वहाँ हमने टॉपिक दे रखा है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी समझने से पहले कल्पना करिए कि आपने बाइक निकाला और चल दिए थोड़ा सा मजा लेने के लिए। तो आप बाइक चला रहे हैं, ये आप हैं, बुरा नहीं मानना है मेरे भाई, ये आप हैं और आप घर से निकले। थोड़ा कभी रोड बढ़िया मिलता है स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी कांस्टेंट रखते हैं, घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका बढ़ना हुआ स्पीड, ये घटना कांस्टेंट रहा। तो इस तरह से जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं और वहाँ कोई आपका एक मित्र है, पूछता है कि भाई किस स्पीड से आए हो, तो आप कहेंगे क्या कि देखो कोई निश्चित स्पीड से मैंने बाइक नहीं चलाया, जब रोड अच्छी मिली तो मैंने स्पीड बढ़ा दिया, रोड जब खटारा मिली तो स्वाभाविक तौर पे हमने घटा दिया। लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप उसको एक औसत वेग बोल सकते थे कि ये मेरा औसत वेग है। इसलिए औसत शब्द प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये कांस्टेंट वेग से जा ही नहीं रहे थे। कभी बढ़ा रहे थे, कभी घटा रहे थे, कभी कांस्टेंट, कभी बढ़ना घटना, ये लगातार जारी था। सोचिए अगर यही स्थिति रिएक्शन के साथ हो जाए और कोई पूछे कि भाई अभिक्रिया का वेग बोल दो, अभिक्रिया का दर बोल दो, तो आप चुप, बिल्कुल चुप नहीं होंगे। अरे हम हैं ना, उसका उपाय है, एवरेज बोल देंगे। जिस तरह से आप अपना स्पीड एवरेज बोल सकते हैं उसी तरह से रिएक्शन में एवरेज बोल देंगे। क्या जाता है, तो कैसे एवरेज में व्यक्त करते हैं। तो यहां पर एक बात समझनी होगी कि क्या रिएक्शन के रेट भी घटते बढ़ते रहते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, जो रिएक्शन होते हैं ना उसका जो वेग होता है, दर होता है, वो प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और हमने पिछले वीडियो में, पिछले माने इसके पिछले नहीं, वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बता रखा है कि जो अभिक्रिया होता है ना उसमें प्रतिकारक की सांद्रता लगातार घटती है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है। और प्रतिकारक की जो सांद्रता होती है ना उसी पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। प्रतिकारक की सांद्रता अधिक तो वेग और अधिक, प्रतिकारक की संख्या थोड़ी तो वेग भी थोड़ी। मतलब प्रतिकारक संख्या घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटते जाता है। और आप जानते हैं प्रतिकारक की संख्या लगातार घटती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी लगातार घटता है। और इस परिस्थिति में दोस्त, आपको अगर अभिक्रिया का वेग बोलना हो तो स्वाभाविक तौर पर आपको क्या बोलना होगा, औसत ही वेग बोल पाएंगे ना, कोई कांस्टेंट तो है नहीं। तो आइए पहले एक लाइन लिखते हैं और फिर देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और प्रतिकारक की सांद्रता चूंकि घटते जाती है इसीलिए वेग भी क्रमशः घटते जाता है। तो चूंकि प्रतिकारक की सांद्रता लगातार घटती है अतः अभिक्रिया का वेग लगातार घटता है। और यही वजह है कि आपको औसत वेग, औसत दर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो औसत दर का मतलब क्या है जरा देखिए। एक अभिक्रिया है जो मैंने पहले ही आपको बताया, आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया। तो अगर इसका मुझे औसत दर लिखना है, औसत वेग, तो उसके लिए शब्द हम लोग लिखेंगे आर ए भी। आर मीन्स रेट, ए भी मैंने एवरेज, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा
आर बटा डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। आप कहेंगे कि ये तो आप जानते ही हैं पहले वाले वीडियो में। हाँ भाई, तो जो हमने आपको बताया था ना, वास्तव में वो औसत वेग के बारे में बात किया था। अगर इसमें तात्क्षणिक एक इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कोई आदमी कहे कि नहीं मुझे इस पॉइंट पर बताओ, तो इस पॉइंट का मतलब हो गया कि इतना, ये बहुत ही अल्प टाइम के लिए आप पूछ रहे हैं। तो जब समय अल्प हो गया तो अल्प टाइम में क्या बहुत लंबी दूरी तय करेंगे आप? जब समय आपने लगभग शून्य रखा तो उस वक्त आपकी दूरी भी बहुत ना के बराबर आप तय किए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, इसी सेम चीज़ को, तो RINST लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस हो गया, और माइनस ये डेल्टा R डेल्टा T और प्लस डेल्टा P डेल्टा T। अगर इसी में टाइम टेंस टू 0 हो जाए ना तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तब उसके लिए इस तरह से वैल्यू रख देते हैं, RINST माइनस DR DT बराबर प्लस DP DT। आप सीधे से समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू हो गया इंस्टेंटेनियस का मतलब कि आपने समय अंतराल बहुत कम, आपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टाइम टेंस टू 0। अगर जो टाइम इंटरवल है 0 के आसपास चला गया तो उस वक्त जो परिवर्तन क्या बहुत बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और इस फॉर्म में लिख देते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। अब आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर जो रिएक्टेंट्स प्रतिकारक और प्रोडक्ट्स माने प्रतिफल जब भिन्न भिन्न हो जाए तो अब हम चाहते हैं कि अभिक्रिया का वेग कैसे लिखें, अभिक्रिया के दर को कैसे व्यक्त करें। तो इसके लिए कोई पहाड़ नहीं उठाना है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम लोग कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये A से B हो गया तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, आपने ये चीज़ सीखा कि इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं माइनस DA DT प्लस DB DT हो गया। दूसरा के एग्जाम्पल से समझिए, ये A प्लस B C प्लस D में बदल गया और मुझे इसका, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कोई बात नहीं, समझ लीजिए, रेट क्यों लिख के छोड़ देता हूँ, रेट माने रेट ऑफ रिएक्शन। तो माइनस DA DT माइनस DB DT प्लस DC DT और प्लस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई डेल्टा T DT। अब देखिए ये ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ये माइनस चिन्ह और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया हुआ है और यहाँ पर प्लस है, ये आप देख पा रहे हैं ना। इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के पहले नेगेटिव का चिन्ह और प्रोडक्ट के पहले पॉजिटिव का चिन्ह, ये पहले बता भी चुका हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये दोनों में कोई बात नहीं थी। तीसरा जो पॉइंट है ना उसको गंभीरता से आपको समझना होगा। समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक अभिक्रिया है A प्लस B और बदल गया मान लीजिए कि 2C में, या फिर यहाँ पर 2A है और ये 3B है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए कर लेते हैं हम लोग, चूंकि एग्जाम्पल तो मान रहा हूँ ना, तो इसमें क्या बात है, मान लीजिए कुछ हो। अब मुझे इसका रेट लिखना है मित्र, यही समझना है। अब देखिए ये हो गया स्टाइक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट है, इसको बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया में लगाया जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट होगा ना उसको डिवाइड कर देंगे 1/2, बस कुछ नहीं, यही बताना था मुझे आपको, और -1/3 DB DT
और प्लस 1/2 dc/dt। आप कहेंगे कि इतनी सी बात थी और इतना बात मैंने कह दिया कि बहुत ये तगड़ी बात है। एक्चुअली इस पे ना सवाल बहुत हैं, बहुत सारा, बहुत टाइप के जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ प्राइवेट पब्लिकेशन तो इस टाइप के क्वेश्चन से भरे पड़े हुए हैं। तो इसको और क्लियर करने के लिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, हम लोग इसको क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए। आप समझ गए ना क्या करना है, जो कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास थोड़ा सा, ये H2 प्लस O2 और ये H2O बना, तो आप इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको याद है यहाँ पर 2 लगाते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। बैलेंस हो गया ना। अब मुझे अगर इसका रेट लिखना हो तो जब रेट लिखेंगे तो -1/2 dH2 बटा dt, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो सीधे लिख देंगे -dO2/dt और बराबर प्लस 1/2 dH2O/dt। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको दे दूं ये क्वेश्चन N2 प्लस H2 और NH3, तो आप इसको पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। क्या लगता है आप रेट नहीं लिख पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन? अरे आराम से लिखेंगे यार, ये तो मैं आपको थोड़ी सी मदद करने के लिए लिख देता हूँ। आप गुस्सा तो नहीं रहे ना, मैं छोड़ देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ 3 से डिवाइड करना है और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करना, बस आप इसे नोट करेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर जो यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा मैंने क्वेश्चन दिया, अगर उसको आपने हल कर लिया तो आइए मैं आपके लिए एक बेहतर सवाल हल करता हूँ। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। और यहाँ देखिए कितनी बातें हैं आपसे करने के लिए। इन जनरल में बात करें, एक जनरल फार्मूला की बात करें, इन जनरल एक रिएक्शन आप ऐसे दे देते हैं, A B और X Y। तो इसका अगर रेट लिखेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल आप मन में सोच लिए क्या आंसर है इसका। रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख दिया -1/A डी, A की कॉन्सेंट्रेशन बाई dt, -1/B डी, B की कॉन्सेंट्रेशन, B नहीं B की कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस 1/x dx dt और प्लस 1/y dy का कॉन्सेंट्रेशन बटा dt। हाँ, समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं है। बस एक छोटी सी और बात बता देते हैं, फिर आते हैं उस क्वेश्चन पे। ध्यान देना है कि ये जो रिएक्टेंट A और B है, A कैपिटल A और कैपिटल B, स्मॉल b, तो आपने उसको बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है, जिसको आप स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो अगर इसमें मैं कहूँ कि A और B दोनों लगातार घट रहे हैं, इनका विखंडन हो रहा है, टूट रहे हैं, और X और Y का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही तो हो रहा है ना। यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, A के विखंडन का दर, A के विखंडन का दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A या डिकम्पोजिशन ऑफ A, विखंडन का दर, तो ये हो जाएगा -dA/dt। ध्यान दीजिएगा, अब जब A के विखंडन की दर कह रहा हूं तो उस स्थिति में हमने कोफिशिएंट यहां पे भाग नहीं दिया हुआ है।
मतलब केवल इतना का ये जो हिस्सा है ना, केवल ये हिस्सा वो ए के विखंडन का दर है। तो अगर हम बात करें इसको कि अभिक्रिया के दर के बारे में, तो देखिए ये हो गया अभिक्रिया के दर, और इसमें से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो विखंडन का दर हो गया ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ए के, या यहीं पे आगे लिख देते हैं स्मॉल ए इनटू, ध्यान दीजिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के दर का दर। अब समझे मैंने क्या किया? अरे इतना वाला हिस्सा को आप कहते हैं ए के विखंडन का दर, और इसमें ए लगा देते हैं अगर तो अभिक्रिया का दर। तो अभिक्रिया के दर में ए से जब गुना कर दिए तो ये विखंडन का दर। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि बी के विखंडन का दर तो बराबर माइनस डी बी बटा डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। देखिए अगर मुझे लिखना हो अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, तो अभिक्रिया का दर किसके बराबर, बी के पदों में लिख रहे हैं, तो 1/b और डी बी बटा डी टी। तो अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं यहाँ b से, तो जब b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए इधर माइनस डी बी बटा डी टी और इक्वल टू b से मल्टीप्लाई हो गया b इंटू अभिक्रिया का दर, और इसका नाम क्या है, b के विखंडन का दर। इसका मतलब b जो उसके कोफिशिएंट है उसके अभिक्रिया के दर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके विखंडन का दर हो या निर्माण का दर। अगर उसी तरह से अगर बात करें हम लोग x के अपीयरेंस माने निर्माण का दर, x के फॉर्मेशन निर्माण का दर, तो जब उसके निर्माण के दर लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस डी एक्स बाई डी टी, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर इसी चीज़ को हम लोग लिख दें कि यहाँ पर कितना से डिवाइड है, एक्स से ना, स्मॉल एक्स से, तो एक्स इंटू अभिक्रिया का दर। शायद आप समझ रहे होंगे अभिक्रिया का दर जो है इसके बराबर भी तो है ना, तो इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो बच गया प्लस डी एक्स बटा डी टी वो क्या हो गया, x के निर्माण का दर हो गया। और इस तरह से आप सवाल बनाएंगे। अगर इन चीज़ों को समझ लिए हैं तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। तो आइए, कुछ नहीं है आपके लिए तो हम भी कुछ बना देते हैं। इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो -1/4 डी NH3 dt बराबर -1/5 DO2 बाई dt बराबर प्लस 1/4 NO बाई डी टी बराबर प्लस 1/6 DH2O बाई डी टी। ये हो गया। अब मुझे क्या दिया गया, जरा गिवन पर विचार करते हैं। तो गिवन क्या है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ दिया हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो, एनो जो है ना उसके निर्माण को, वैसे देखिए बन ही रहा है ना, अभिक्रिया में तो एनो बन रहा है ना, निर्मित हो रहा है ना, तो इसके निर्माण का दर दिया गया है। ध्यान रखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो। तो अगर आप गिवन की बात करें तो लिखा हुआ है कि इसके लिए तो प्लस लिखेंगे हम लोग कि DNO बटा dt इक्वल टू कितना है, प्लस का चिन्ह में निर्माण हो रहा है, ये वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखिए इसको क्या पढ़ेंगे, NO के निर्माण का दर, और चूंकि ये प्लस है मैंने निर्माण हो गया, DNO बाई dt हो गया, तो NO के निर्माण का दर आपको निकालना क्या है, तो
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो माइनस, ये तो डिसअपीयर होना, विखंडित हो रहा है, माइनस DNH3 बटा dt बराबर वाट। आप समझ गए? ये दिया हुआ है और ये निकालना है, और निकालने के लिए हमारे पास ये समीकरण है, तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के फॉर्मेशन को भी निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास अब जगह नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, तो आप इसको नोट कर लिए, उसके बाद उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, इसमें ये भी तो निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो आपको जो दूसरा निकालना है, सेकेंड पॉइंट है, वो क्या है बताइए? प्लस DO2 बटा dt बराबर वाट। तो ये ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप इस इक्वेशन का उपयोग करिए। क्या लिखा हुआ है? -1/4 DNH3 बाई dt इक्वल टू, आप देखिए हमें दिया हुआ वैल्यू जो है उससे पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना है, तो इक्वल है ना, तो +1/4 DNO बटा dt। आप समझ गए? ये तो रेट ऑफ रिएक्शन से ये 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया ना। अब इसका वैल्यू दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है? तो -DNH3 बाई dt इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया गया है तो 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इस तरह से देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे आप? यही ना कह रहे थे कि आपको इसी को ज्ञात कर लेना है। ये हो गया NH3 के विखंडन का दर, टूटने का दर, उसके डिसअपीयर होने का दर। अब आइए दूसरा, ये फर्स्ट था, निकल गया। दूसरा में चाहिए H2O के फॉर्मेशन का दर। तो फिर एक बार क्या करते हैं, सॉरी, H2O के लिए तो इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। ये भी तो इक्वल है ना आपस में। तो चूंकि 1/4 DNO dt इक्वल टू प्लस 1/6 है DH2O बाई dt। H2O का है यहाँ पर, H2O गलती से लिख दिए थे, सॉरी फॉर दिस। तो H2O के लिए तो हमको ये निकालना है, तो इसलिए DH2O बाई dt इक्वल टू क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया 6/4, और इसका वैल्यू हम लोग ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया, ये डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और ये वैल्यू तो हम लोग जानते ही है ना, ये वाला कितना? 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई आप डिवाइड कर दीजिए, 9 चौका 36 होता है ना, 0.9 बार में कट जाएगा, और 9 छक 54, 5.4 गुने 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका। देखिए, इसका वैल्यू निकल गया, H2O के निर्माण का दर। हमें लग रहा है कि एक दो और मुझे क्वेश्चन बनाना चाहिए आपके लिए, ताकि ये और क्लियर हो। तो आप इसे नोट करें, चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, और फिर उसके बाद हम बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को बेहतर से बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार मैंने एग्जाम्पल आपके NCERT के जो बुक है वहाँ से लिया हुआ है, और उसके आधार पर हम लोग इसको बनाने वाले, मैंने NCERT के बुक का एग्जाम्पल है, और उससे समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, R से P, इंटेक्स क्वेश्चन है, पाठनीत प्रश्न 4.1। R से P अभिक्रिया के लिए, जो अभिकारक मतलब होता है प्रतिकारक, इसकी सांद्रता है शुरू में इतनी, 25 मिनट टाइम लगता है, और घट के हो जाता है 0.02 m।
तो आपको औसत वेग की गणना ध्यान देना है कि सेकंड में भी निकालना है और मिनट में भी। अरे तो कोई बात नहीं, आप मिनट या सेकंड जो दिया गया उसमें निकाल लीजिए, अगर मिनट में निकल गया तो 60 से और डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में हो जाएगा, कौन बड़ी बात है। तो पहले समझते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है आपको, जरा देखिए इसका सोल्यूशन, रिएक्टेंट है और बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रश्न के हिसाब से जब टाइम जो है t, इसको t1 कर देते हैं, 0 सेकेंड है अभी ये कितना है तो 0 सेकेंड, शुरुआत ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट जितना भी होगा मौजूद होगा। तो कितना है रिएक्टेंट शुरू में, तो शुरू में है 0.03 m, 0.03 m। और उस वक्त ये कितना होगा, अरे भाई अभी तो अभिक्रिया शुरू नहीं होता, जैसे शून्य होगा अब समय बढ़ने लगा और समय बढ़ के मान लीजिए T2 हुआ और T2 दिया गया है, कितना हो गया है समय, 25 मिनट लगा, 25 मिनट। और ये घटते घटते, जानते हैं प्रतिकारक है ना, तो प्रतिकारक तो घटेगा और घट के हो गया 0.02 m। तो आप जानते हैं कि जितना प्रतिकारक घटता है उतने ही ना प्रतिफल बढ़ता है, तो ये बढ़ के कितना हो गया होगा 0.02 m। आप इधर से या कहीं से भी बना सकते हैं। हमें औसत वेग निकालना है, मतलब कि प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये शुरू की सांद्रता है ना, तो क्या मैं इसको R1 मान लूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं R1 और R2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने T1 T2 मान रखा है। तो औसत वेग कैसे निकालें, इसलिए औसत वेग R2 पर ये जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो फाइनल जो अवस्था है उसमें से शुरू वाली R1 डिवाइडेड बाई T2 T1, तो R2 और ये कैसा होता है तो माइनस होता है ना, ये हो गया आपका माइनस में वैल्यू कितना, तो R2 का मान हो गया 0.02 माइनस 0.03। अच्छा यूनिट भी लिख देता हूँ, आप इसके लिए नाराज नहीं होंगे, फाइनली तो यूनिट हम लोग लिख ही देंगे। और बटा ये हो गया 25 मिनट है, 25 मिनट माइनस 0, ये हो गया आपको कितना, ऊपर लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। और घटा लीजिए कितना हो गया ये माइनस 0.01 बटा 25 मिनट, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, आपने डिवाइड कर दिया और डिवाइड कर देने के बाद आपका जो औसत जो वेग है वो आ गया कितना, तो 4 × 10⁻⁻⁴, ये हो गया m माने मोल पर लीटर और ये पर मिनट में है, तो मिनट -1। इसे सेकंड में भी निकालने के लिए आपसे कहा गया, अरे भाई तो इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो अगर सेकंड में अगर यूनिट में निकालना हो तो 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, ये सेकंड हो गया, ये हो गया m पर सेकेंड। और इसको हल कर देने के बाद ये आ जाता है आपका सिंपल सा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए और कुछ नहीं है 6.66 10⁻⁻6 हो गया, m माने मोल पर लीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई हो, कुछ करना ही नहीं था। अरे आप देखिए कि शुरू की सांद्रता कितनी दी गई थी 0.03, बाद में कितनी हो गई 0.02, तो सांद्रता में परिवर्तन निकाल लीजिए। आप अगर माइनस का चिन्ह नहीं देना चाहते तो सीधे बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटा लीजिए और सांद्रता में परिवर्तन निकल गया और समय से भाग दे दीजिए। समय कितना था तो 25 मिनट था, 25 मिनट से भाग दे देते आंसर आ जाता। और रही बात कि सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते तो सेकंड में भी कन्वर्ट हो जाता। अब आइए जरा दूसरा सवाल, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये है 4.2 उसी इंटेक्स क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया गया है कि ये 2a है और ये बदल गया किसमें तो प्रोडक्ट में, और 2a से प्रोडक्ट में बदल गया और a की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 m से घट कर 0.48 हो गई। मतलब समझिए कि a था, चाहे इसको हम लोग इसको a1 कह देते हैं, शुरू की सांद्रता कितना था तो 0.5 m और ये घटते घटते a2 हो गया और कितना हो गया ये 0.4 m और टाइम कितना लगा, शुरू में तो था 0
और बढ़ करके इसको आप T1 कह दीजिए, T1 बराबर 0 और T2 बराबर कितना, तो 10 मिनट 10 मिनट। आप समझ गए, कुछ नहीं करना है। आप सांद्रता में से क्या करिए, सांद्रता को घटाइए, सांद्रता में अंतर बटा समय 10 मिनट से भाग दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो समीकरण है इसके लिए आप अगर निकालना चाहते हैं रेट, तो रेट के लिए होगा देखिए 1/2 माइनस 1/2 और dA बटा dt। तो dA का तो मतलब हो गया, घटा लीजिए 0.4m माइनस 0.5m डिवाइडेड बाई 10 मिनट। ये कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस हो गया ऊपर 0.1 डिवाइडेड 1/2, सॉरी यहाँ तो 2 रहेगा ही रहेगा, छूट गया गलती से 1/2, तो 1/2 और नीचे कितना हो गया ये आपका 10 ही मिनट है ना, तो हो गया। भाग में भाग दे दिया ये, और कितना आ गया ये, तो 5 × 10 के पावर -3 हो गया m पर मिनट हो गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को इस पे दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है ये कि क्या है रिएक्शन, शुरू की सांद्रता क्या है, अंत की सांद्रता क्या है, घटा लीजिए, समय से भाग दीजिएगा, आराम से निकल गया। एक और क्वेश्चन आप इसे जल्दी से नोट करें फिर। और तो आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है अभिक्रिया, ये दिया हुआ है समीकरण N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3 के लिए दे दिया गया वैल्यू, ये वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि अमोनिया के निर्माण का दर दे दिया गया, तो हाइड्रोजन के विखंडन का दर क्या होगा निकालना। वेरी सिंपल यार, यकीन मानो आप देख के बना सकते हो, कलम पे उठाने की जरूरत भी नहीं है। आप सबसे पहले एक बात जानिए कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखते हैं कि -1/, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो माइनस रहेगा dN2 dt, बोलिए आगे आप, -1/3 dH2 dt बराबर +1/2 dNH3/dt। तो आपको क्या दिया गया है, ये निर्माण का दर दे दिया गया, और आप देख पा रहे हैं कि ये तो सब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो चूंकि हमको क्या चाहिए, तो इस हाइड्रोजन के विखंडन का दर, तो चूंकि 1/3 dH2/dt माइनस में इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। हमने क्या किया, -dH2/dt इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया, 3 2, और इसका वैल्यू रख देते हैं 4 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अच्छा जरा देखो तो इसको क्या पढ़ोगे, माइनस विखंडन, टूटना, डिसअपियरेंस, और ये तो दर है ना किसका, तो हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के विखंडन का टूटने का दर तो हो गया, मतलब इसको केवल गुना भाग कर देना है, आंसर हो गया। तो गुना भाग करने के लिए क्या करना है, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, तो हो गया 6 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए, जरूर समझ गए होंगे। अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में देखिए एक काल्पनिक समीकरण दिया गया है, 2a + b से 3c बन रहा है, और c के निर्माण का दर दिया गया है। निर्माण का दर आप समझ पा रहे हो क्या दिया गया, पहले वो आपको जानना होगा। तो निर्माण का दर दे दिया गया, कितना है वैल्यू वो, ये। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरली पहले सूत्र लिख दीजिए, एक फार्मूला लिख दीजिए, फिर रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाए कितना होगा, और फिर उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो आइए ऐसा करते हैं कि आप ये कि होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ये आपका HW है, आप इसे करेंगे और मुझे बताइए आंसर कमेंट करके कि कितना आपको आंसर आया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपको मैं छोड़े जाता हूँ, आप बनाइए और मैं चला
चाय पीने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखिए। मैं हूँ आपके साथ।